This is part 5 of our daily history MCQ series. In this series, we will again discuss 20 more questions. PDF और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। First question is, with reference to Cripps mission, which of the following statement is are correct? First statement is, its aim was to secure active cooperation of the Indians in the war. Second statement is, it proposed complete independence to India after the war. So we have to select here correct statements. So here correct answer is A, which is one only. First statement is correct because the aim of the Cripps mission was to secure the active cooperation of the Indians in World War II. अब हम क्रिप्स मिशन के प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में इंडिया आया था एंड इट वाज हेडेड बाय स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन में इंडिया को डोमिनियन स्टेटस प्रॉमिस किया गया और ये कहा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी को सेटअप किया जाएगा आफ्टर द एंड ऑफ वॉर और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी के जो मेंबर्स होंगे उन्हें इलेक्ट करेंगे प्रोविंशियल असेंबलीज प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट किया जाएगा बाय द रूलर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट। इसमें एक और प्रोविजन था जो इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करता था पाकिस्तान की डिमांड। वो ये प्रोविजन था कि जो प्रोविंसेस न्यूली फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी वो एक सेपरेट एग्रीमेंट साइन कर सकती है विद ब्रिटेन। सो ये एक इनडायरेक्ट प्रोविजन था पाकिस्तान की डिमांड को एक्सेप्ट करने का। कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस को भी उस टाइम रिजेक्ट किया था क्योंकि कांग्रेस उस टाइम डिमांड करी थी फुल इंडिपेंडेंस की और कांग्रेस ने इस चीज़ को भी ऑब्जेक्ट किया था कि क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि जो मेंबर्स हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो बाय द पीपल, बट जो प्रिंसली स्टेट्स है वो नॉमिनी थे जिन्हें नॉमिनेट किया जाता था रूलर्स के द्वारा। प्रोविजन था जो एक्सेप्ट करता था सेपरेट डिमांड ऑफ पाकिस्तान, उसे भी रिजेक्ट किया था। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि क्रिप्स मिशन ने प्रपोज किया था डोमिनियन स्टेटस ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाता है विच इज वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट बाल गंगाधर तिलक? First statement, he started the practice of using traditional religious festivals to propagate nationalist ideas. Second is, he did not see the necessity of bringing the peasants into Congress. Third is, he organized a campaign for the boycott of foreign clothes. Select the correct answer using the codes given below. So here correct answer is A, which is 1 and 3 only. बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति फेस्टिवल को स्टार्ट किया था टू प्रोपोगेट नेशनलिस्टिक आइडिया थ्रू पेट्रियोटिक सॉन्ग एंड स्पीचेस और 1896 में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी फेस्टिवल को स्टार्ट किया था टू स्टिमुलेट नेशनलिज्म अमंग यंग महाराष्ट्रियंस और सेम ईयर में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था पूरे महाराष्ट्र में एक कैंपेन फॉर द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ एक्साइज ड्यूटीज ऑन कॉटन। सो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है बिकॉज बाल गंगाधर तिलक वाज द फर्स्ट अमंग द नेशनल लीडर्स टू ग्रास्प द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द lower middle class, peasant, artisans and the workers because he sees that they could play an important role in the national movement. So he saw the necessity of bringing them into the Congress fold. So here second statement is incorrect. So correct answer is A, which is 1 and 3 only. Next question is, socio-religious reform movements during colonial rule majorly focused on religious reformation because religion was a dominant ideology of the times. Second is, the leader was intensely religious person. Third is, of encouragement provided to the orthodox element by the British rulers. And fourth is, of widespread illiteracy among the masses. So here correct answer is A, because religion was the dominant ideology of the times. Next is, which of the following statement is not correct about the economic impact of the British rule on India in 19th century? First is, the gradual disappearance of Indian rulers affected indigenous industries. Second is, most of industrial cities of India were ruined. Third is, export of raw materials like cotton adversely impacted Indian handicrafts. And last is, decay of traditional industries was accompanied by the growth of modern machine industry. सो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो करेक्ट आंसर हियर इज डी, द डिके ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वाज अकम्पेन्ड बाय द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न मशीन इंडस्ट्रीज। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विच इज राइट आंसर हियर।
ब्रिटिशर्स ने ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया था और उसकी जगह कोई भी मॉडर्न जो मशीन इंडस्ट्रीज़ थी उसको एस्टेब्लिश नहीं किया था। जो हैंडीक्राफ्ट्समैन और आर्टिशियंस थे जो पहले इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, अब उनके पास कोई भी अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं था। पास लास्ट ऑप्शन एग्रीकल्चर बचता है, तो वो एग्रीकल्चर में चले जाते हैं। सो यहाँ पे जो डी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। Next question is, the British conquest of India differed from all previous foreign conquests. This is because the British, first is, changed the economic pattern of Indian society. Second is, become an integral part of Indian life. Third is, used force to bring about political changes. And last is, did not take away India's wealth as tributes. So here correct answer is A. British changed the basic economic pattern of the Indian society, which completely transformed Indian economy into a colonial economy whose structure and nature was determined by the needs of British economy, and thus they totally disrupted the traditional structure of Indian economy. Next is, which among the following sections predominantly supported the revolt of 1857? First, modern educated Indians. Second, moneylenders. Third, Indian religious preachers. Select the correct answer using the code given below. So here correct answer is C, which is 3 only. मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस और मनी लेंडर्स ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को सपोर्ट नहीं किया था। इंडियन रिलीजियस प्रीचर सपोर्टेड दिस रिवॉल्ट। मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस 1857 के रिवॉल्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि जो बैकवर्डनेस है कंट्री में वो खत्म हो। वो ये बिलीव करते थे कि ब्रिटिश हेल्प कर सकते हैं टू अकॉम्प्लिश द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। मनी लेंडर एक्सप्लॉइट करते थे पीजेंट्स और आर्टिशियंस को। जो पीजेंट्स और आर्टिशियंस थे वो हमेशा इनके अगेंस्ट होते थे, तो मनी लेंडर चाहते थे कि वो हमेशा ब्रिटिशर्स को फेवर करे ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिलता रहे। इंडियन रिलीजियस प्रीचर आर्टिशियंस और पीजेंट्स को फेवर मिलता था, पेट्रोनाइजेशन मिलता था रूलर्स के द्वारा, तो इन्हें भी रूलर्स ही पेट्रोनाइज करते थे। तो वो चाहते थे कि जो इंडियन ट्रेडिशनल रूलर्स है वो यहाँ पे रहे, तो ताकि इन्हें आगे भी पेट्रोनाइज किया जाए। तो इसलिए ये सपोर्ट करते हैं 1857 के रिवॉल्ट को। Consider the following statement regarding Treaty of Salwai. ट्रिटी ऑफ सलवाई को साइन किया गया था बिटवीन ब्रिटिश एंड मराठा इन 1782। इस ट्रिटी ने एक स्टेटस को मेंटेन किया गया था बिटवीन बोथ दीज पावर्स, और इस ट्रिटी की वजह से मराठास और ब्रिटिश के बीच अप टू 20 ईयर्स तक पीस रहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट वॉज साइंड एट द एंड ऑफ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ये स्टेटमेंट भी गलत है बिकॉज जो ट्रिटी साइन की गई थी आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर उसका नाम था ट्रिटी ऑफ मैंगलोर, और उसे साइन किया गया था 11 मार्च 1784 को, और इसे साइन किया गया था बिटवीन टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे सारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। अंडर इट ब्रिटिश एंड द टीपू सुल्तान अग्री टू रिटर्न कनकर्ड टेरिटरीज एज वेल एज प्रिजनर्स, और ये हुआ था ट्रिटी ऑफ मैंगलोर के अंडर, ना कि ट्रिटी ऑफ सलवाई के अंडर। ट्रिटी ऑफ सलवाई साइन की गई थी बिटवीन मराठास एंड ब्रिटिशर्स। सो हियर करेक्ट आंसर इज डी, विच इज नन। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग द 19th century हिल स्टेशंस वर डेवलप्ड प्राइमरली बाय द ब्रिटिशर्स टू provide security to the frontiers and launch campaigns against enemy rulers. Second is protect them from epidemic associated with hot weather. So here correct answer is C, which is both 1 and 2 are correct. ब्रिटिशर्स ने हिल स्टेशन को एस्टैब्लिश किया गया इन इंडिया में, जैसे शिमला, माउंट आबू एंड दार्जिलिंग। सो इसके जो पीछे रीजन होता था, सो दैट दे कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द फ्रंटियर्स एंड लॉन्च कैंपेन अगेंस्ट एनिमी रूलर्स, और दूसरा रीजन होता था ड्यूरिंग समर्स दे कैन शिफ्ट हियर। सो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग किंगडम्स: Sambalpur, Nagpur, Udaipur, Satara. Which of the kingdom was above were annexed by the British using the doctrine of lapse? So here correct answer is D, which is 1, 2, 3 and 4. All are annexed by the British using the doctrine of lapse. Doctrine of lapse को लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। इसके अंडर ये प्रोविजन था, जो स्टेट ब्रिटिश प्रोटेक्टेड होते थे, अगर उनके पास नेचुरल हायर नहीं है, जब उसके रूलर की डेथ हो जाएगी तो उस टाइम क्या होता था कि उन्हें नेचुरल जो हायर होता था वही इनहेरिट कर सकता था। जो अडॉप्टेड हायर्स होते थे वो उस स्टेट को इनहेरिट कर सकते थे, वो
ब्रिटिश एनेक्स कर देते थे उसे अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स। सो इसके अंडर ब्रिटिश ने बहुत सारे स्टेट्स लाइक सतारा को, सबसे पहला स्टेट था सतारा जिसे 1848 में एनेक्स किया था अंडर दिस पॉलिसी, और संबलपुर को 1850 में एंड उदयपुर को 1852, झांसी इन 1853 एंड नागपुर इन 1854 को एनेक्स करके ब्रिटिश डोमिनियन में मिला दिया था। Next is, in the early 20th century, Annie Besant launched a campaign through her two papers, New India and Commonwealth, to generate awareness among women about their political rights. Second is, motivate people to join Congress party. Third is, mediate between moderates and extremists to come together to overthrow Britishers. Last is, demand that India be granted self-government, home rule on the lines of the white colonies after the war. So here correct answer is D. 1950 के अर्ली में एनी बेसेंट एक कैंपेन लॉन्च करती है थ्रू हर टू पेपर्स, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, जिसमें ये मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करती है और कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज करती है और ये डिमांड करती है कि इंडिया को भी सेल्फ गवर्नमेंट ग्रांट किया जाना चाहिए ऑन द लाइंस ऑफ वाइट कॉलोनीज आफ्टर द वॉर। सो हियर स्टेटमेंट डी इज करेक्ट। Next is, East India Company continued their expansions in South Indian Peninsula because the regular raids by the Maratha chiefs weakened the area economically and politically. Second is, French army from the south helped the English East India Company to invade Mysore and Hyderabad. Select the correct answer using the codes given below. So here correct answer is A, which is 1 only. मराठास हैदराबाद और रेस्ट ऑफ साउथ इंडिया को इन्वेड करते थे फ्रॉम टाइम टू टाइम टू कलेक्ट टॉथ्स। टॉथ यहाँ पे एक टैक्स होता था जो 1/4 होता था टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड बाय दैट रूलर। ये मराठास ने इस एरिया को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वीक कर दिया था, जो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ब्रिटिशर्स को टू कंटिन्यू देयर एक्सपेंशन इन साउथ इंडिया। इसके अलावा मराठा सरदेशमुखी को भी कलेक्ट करते थे। सरदेशमुखी होता था 1/10 ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पर्टिकुलर एरिया, और मराठा सरदेशमुखी उन एरिया से कलेक्ट करते थे जिन लैंड्स को अपना वो हेरिडिटरी राइट मानते थे। यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। फ्रेंच ने इस एरिया में ब्रिटिशर्स को कभी सपोर्ट नहीं किया था, जबकि ब्रिटिशर्स जो है वो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स आपस में राइवल्स होते थे इस सेम एरिया में। सो हियर करेक्ट आंसर इज ए, विच इज 1 ओनली। With reference to Akali movement during the freedom struggle, consider the following statement. It was aimed at freeing the Gurudwaras from the control of corrupt Mahants. Second is, the Golden Temple was left out of the purview of this movement. And third is, unlike the non-corporation movement, violence was accepted as a strategy by the Akalis. हमें यहाँ पे बताना कि कौन से statement correct है. So here correct answer is A, which is 1 only. First statement is correct here because the aim of the Akali movement is to free the Gurudwaras from the corrupt Mahants. First statement correct है. It also includes Golden Temple. So second statement भी incorrect है. Third statement incorrect है क्योंकि उस टाइम जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थे वो सेम लीडर्स होते थे जो अकाली मूवमेंट को भी सपोर्ट कर रहे थे, तो इनका जो मेन एम था वो था कि नॉन वायलेंस को एज अ स्ट्रेटजी यूज किया जाए। So third statement be incorrect है. So correct answer here is A, which is 1 only. Next is, which of the following steps was but taken by the Congress ministries during 1937 to 39? First statement is greater attentions to primary, higher and technical education and public health. Second is support to khadi and village industries. Third is passing of law to enable Harijans to enter into temples. हमें यहाँ पे correct statement को सेलेक्ट करना है। सो हियर करेक्ट आंसर इज डी, विच इज 1, 2 एंड 3। 1937 में इलेक्शन होता है और कांग्रेस बहुत सारे प्रोविंसेस में मिनिस्ट्रीज बनाता है। वो कोशिश करता है कि ऐसे स्टेप्स लिए जाए जो लोगों की कंडीशन को इम्प्रूव करे। उनमें से कुछ स्टेप्स थे, वो बहुत सारे एग्रीरियन लेजिस्लेशन पास करते हैं और एक अटेंशन देते हैं टू इम्प्रूव द प्राइमरी, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ, और सपोर्ट करते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को, और वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज को भी एनकरेज करते हैं। वेरियस मेजर्स वर टेकन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ अनटचेबल्स सच एज पासिंग ऑफ लॉज इनेबलिंग देम टू एंटर द टेंपल। सो हियर ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज डी। Next is, which of the following factors, reasons give rise to the political consciousness among the people in princely states?
First is election of Congress ministries in 1937. Second, convening of All India States People Conference in 1927. Third is launching of Quit India movement. तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन से है. So here correct answer is D, which is 1, 2 and 3. Next is, with reference to Tewag struggles in Bengal, consider the following statement. First statement is, the sharecropper refused to pay half share of their produce with the jotars. Second is, Congress ministries successfully passed a law during 1937-39 to protect the sharecroppers of Bengal. तो हमें यहाँ पे बताना कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. सो हियर करेक्ट स्टेटमेंट इज ए, विच इज 1 ओनली. तेबाग स्ट्रगल बंगाल में था एंड दैट इज इन 1946. So first statement is, the sharecroppers refuse to pay half share of their produce. Sharecroppers refuse करते हैं half share of उनके produce का pay करने को जोतदार्स को. वो कहते हैं कि वो सिर्फ 1/3 produce ही pay करेंगे जोतदार्स को. So first statement यहाँ पे correct हो जाता है. जो second statement है वो incorrect है क्योंकि कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज 1937-39 में बंगाल में नहीं थी और ये मोमेंट जो है वो 1946 के बाद स्टार्ट होता है. So second statement here is correct. So correct answer is A, which is 1 only. Next is, which of the following is a significant feature of the Quit India movement? It was a spontaneous movement marked by the various instances of violence. Second is, movement was confined only to the northern part of India. Third is, it was marked by very large participation of Muslims. And last is, it was led by Mahatma Gandhi. तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा एक सिग्निफिकेंट फीचर है क्विट इंडिया मूवमेंट का. करेक्ट आंसर इज ए. ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था. इसमें जनरल पब्लिक ने वायलेंट मीन्स को यूज किया गया था, जैसे कि दे ब्लो अप द ब्रिज, टेलीग्राफ लाइंस वर कट, सिंबल्स ऑफ अथॉरिटीज वर अटैक्ड एंड ट्रेन्स वर डिरेल्ड एक्सेट्रा. सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है बिकॉज क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल्सो स्प्रेड्स इनटू द सर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. And third statement here is also incorrect because Muslim did not participate in the Quit India movement. And fourth is also incorrect because as we have seen, Quit India movement was launched on 9th August 1942 and on the early hours of 9th August, all the top leaders of the Congress were arrested and taken to the unknown destination. So with this, the movement became leaderless. Which of the following is related to education during the British rule in India? Wood's Dispatch 1854, Chartered Act of 1813, Macaulay Minutes of 1835. Select the correct answer. So here correct answer is D. All these three were related to the education in India. Which of the following statement about the Raja Ram Mohan Roy is correct? He was against idol worship. He believed that only the traditional philosophical system of the East would regenerate Indian society. Third, Gift to Monotheist was written by him. Select the correct answers. So here correct answer is A, which is 1 and 3 only. Rajaram Mohan Roy was against idol worship and he believed that alone modern culture would help regenerate Indian society. And yes, he was the author of Gift to Monotheist. So here 1 and 3 are correct. Consider the following pairs. Sayyid Ahmad Khan, Muslim League. This is incorrect because Muslim League was founded by Aga Khan. Second is Jawaharlal Nehru Forward Bloc Party. This is also incorrect because Forward Bloc Party was founded by Subhash Chandra Bose. M.N. Roy, Communist Party of India. Yes, this is correct. So here correct answer is C, which is 3 only. Consider the following statement regarding Government of India Act 1935. It provided the right to vote to the entire population of the British India. This statement is incorrect because Government of India Act 1935 provide right to vote only to 14% of total population in British India. It provided for the establishment of All India Federation. Yes, this statement is correct because it provided for the establishment of All India Federation. Third is it provided for provincial autonomy. Yes, this is also correct because it removed the diarchy from the provinces and established the provincial autonomy in the provinces. So here correct answer is A, which is 2 and 3 only. इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से. टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है.